गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 14 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन आपका कब होगा। साथ के साथ हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होता है एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होता है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि आप अगर लेबोरेटरी में रिएक्शन कर रहे हो तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप क्या देखते हो, या रिडक्शन हो रहा है तो आप क्या देखते हो। बट आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि हम ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ में, कि डे टू डे लाइफ आपके आसपास जो चीजें हैं उनमें अगर ऑक्सीडेशन हो तो क्या इफेक्ट होगा ऑक्सीडेशन का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बेटा आप आज का ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर फर्स्ट का। तो देखो, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल के केस में, या फिर मैं कहूं कोई फूड आइटम है उसके केस में, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसी फूड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है अगर उन दोनों में, मेटल में और फूड में, और फूड भी कैसा जिसमें ऑयल या फैट हो, तो ऐसे केस में दोनों ही केस में आपकी ऑक्सीडेशन जो होगी वो एक डैमेजिंग इफेक्ट शो करेगी, मतलब डैमेज करेगी। अगर मेटल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल के सरफेस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो मेटल के सरफेस को डैमेज करेगी। और अगर फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है अगर फूड में, तो वहां पे भी वो फूड को स्पॉइल करेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपके दो टॉपिक, दैट इज करोजन ऑफ मेटल एंड रेसिडिटी ऑफ फूड। आपके ऑक्सीडेशन जो है हमेशा ही डैमेजिंग इफेक्ट शो करता है ऑन मेटल एंड फूड। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट, दो कॉमन इफेक्ट है। पहला जो है वो है करोजन ऑफ मेटल। जब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा हो मेटल का तो उस केस में आप कहते हो, उस प्रोसेस को आप कहते हो करोजन। ठीक है, तो बेटा देखो करोजन की डेफिनेशन आपकी क्या है। इट इज अ प्रोसेस, करोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है, इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली, जिसमें मेटल जो है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म किया जाता है या फिर खाया जाता है। खत्म करना या खाया जाता है एक ही मीनिंग है। तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है मेटल, कैसे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर के एक्शन से, यानी कि एयर की प्रेजेंस में। और एयर में भी मेनली आपकी किसके कारण, O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, साथ के साथ आपका मॉइस्चर जब हो एयर में, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस हो सच एज एसिड हो एयर में, तब आपका क्या होता है, मेटल का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, उसको आप बोलते हो करोजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेटा पढ़ा, आपने देखा होगा कि जब आप कोई मेटल की चीज लाते हो, सपोज आप कोई सिल्वर का बर्तन लेके आते हो, स्टील का बर्तन लेके आते हो, या मैं कहूँ आप एल्युमिनियम का बर्तन लेके आते हो, तो शुरुआत में जब वो न्यू होता है तो कितना शाइन करता है, उसकी जो अपीयरेंस है, या मैं कहूँ उसका जो सरफेस है कितना ज्यादा शाइनी होता है। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो पुराना होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, उसके ऊपर कुछ एक हल्की सी पड़त जम जाती है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या व्हाइटिश कलर की हो या फिर ब्राउन कलर की हो, तो वो आपकी क्या होती है, उसी को आप बोलते हो करोजन। वहां पे हुआ क्या है, वो पड़त किसके कारण जमी है, जब आपका मेटल का जो सरफेस है, यानी कि जो भी आपने बर्तन खरीदा है, जब उसका सरफेस, उस बर्तन का सरफेस, या मैं कहूँ वो बर्तन ही आपका जब कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में आता है, और एयर में मेनली किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके सरफेस पे हो जाती है ऑक्सीडेशन। इसीलिए उसका सरफेस जो होता है धीरे धीरे डल होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम, जैसे हमारे बहुत सारे मेटल है, आपके आयरन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे मेटल, कॉपर मेटल हो गया, इन सब में कोरोजन होती है, अलग अलग टाइप की होती है। बट आज हम पढ़ेंगे कि आयरन के केस में कोरोजन आपकी कैसे होती है। बेटा जो आयरन मेटल होता है उसमें जो कोरोजन होती है उसको आप बोलते हो रस्टिंग। क्या बोलते हो उसको, रस्टिंग।
आपने सुना होगा ना, रस्ट लग गया है, रस्ट मतलब जंग लग गया। तो जंग किस पे लगता है? आयरन पे, लोहे पे जंग लगता है। इसीलिए लोहे पे जंग लगने के प्रोसेस को आप बोलते हो रस्टिंग, और उस जंग को आप बोलते हो रस्ट। वो जंग आपका कैसे लगता है? जब आप किसी लोहे को, या मैं कहूं जब आप लोहा है आपका, कोई लोहे आयरन का कोई मेटल है, ठीक है, मैं कहूं आयरन मेटल को, या फिर आयरन का कोई बर्तन है, जब आप उसको एयर में छोड़ देते हो, ओपन एयर में जब आप छोड़ देते हो, तो क्या होता है? एयर में से ऑक्सीजन उसके सरफेस पे आके अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मान लो कि आपने ऐसा कोई लोहे का रॉड जो है एटमॉस्फेयर में रख दी है काफी टाइम के लिए, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में बेटा जो आपकी O2 होगी, एयर में जो आपकी ऑक्सीजन होगी, वो क्या करेगी? इसके सरफेस पे आके रिएक्शन करने लग जाएगी। क्यों रिएक्शन करने लग जाएगी? क्योंकि मेटल जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होता है, रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। तो मेटल रिएक्टिव है, आपके एटमॉस्फेयर में एयर है, साथ ही साथ आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, यानी कि वाटर कंटेंट है। तो ये दोनों ही क्या करेंगे? मेटल के सरफेस पे रिएक्शन करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आपका मेटल का सरफेस डल होने लग जाएगा, और धीरे धीरे वो ब्राउन कलर, यानी कि हम आयरन ले रहे हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का आपका सरफेस हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का सरफेस हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो रस्ट। इस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को आप जंग बोलते हो, जिसको हम केमिस्ट्री की टर्म में रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को आप करोजन बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आयरन है, तो आयरन के केस में हम करोजन को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। बट बाकी जितने भी आपके मेटल है, जैसे आपके एल्युमिनियम हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, उस केस में आप करोजन ही यूज करोगे, रस्टिंग यूज नहीं करोगे। रस्टिंग सिर्फ आप यूज करोगे आयरन के केस में। ठीक है बेटा। तो ये आपका ये जो सब्सटेंस है, जो ब्राउन ब्राउन पाउडर फॉर्म में, या मैं कहूँ थोड़ा सॉलिड पोरस इसमें छेद छेद भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पोरस सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है मेटल के सरफेस पे, जिसको आप बोलते हो रस्ट। और थोड़े टाइम के बाद वो रस्ट क्या होता है, ऊपर के सरफेस पर से हट जाता है। उसके बाद उस रस्ट के नीचे वाला जो सरफेस है, रस्ट हटने के बाद जो नया सरफेस आया, उस सरफेस पे आपकी ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होने लग जाती है। फिर वो सरफेस आपका डैमेज होने लग जाता है। जब वो सरफेस कंप्लीटली डैमेज हो जाता है तो वहां से भी रस्ट हट जाता है, फिर नीचे वाला सरफेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रस्टिंग प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि वो चलता ही रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक आप उसमें कुछ प्रिवेंशन ऐड ना करो, आप उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे तरीके ना अपनाओ जिससे आप उस रस्ट को या रस्टिंग को रोक सकते हो। ठीक है। तो जब तक वो चलता रहेगा। तो रस्टिंग आपका क्या करता है बेटा, या मैं कहूँ करोजन आपका क्या काम करता है? पहला तो वो अपीयरेंस को डल करता है, किसी भी मेटल के अपीयरेंस को, कि उसके जो देखने जैसा वो दिखता है, उसकी अपीयरेंस जो होती है पहले शाइनी होती है, बट ड्यू टू करोजन, या मैं कहूँ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, उसका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है। तो आप कह सकते हो पहला वो क्या काम करता है, आपकी मेटल की अपीयरेंस को डल करता है या उसकी अपीयरेंस को डैमेज करता है। और दूसरा जो उसका काम होता है कि उस मेटल की स्ट्रेंथ को कम करता है। उस मेटल में जो ताकत होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ओरिजिनलिटी होती है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है बेटा। तो ये कैसे होता है, हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। आपका देखो, आपका आयरन है, हम रस्टिंग पढ़ रहे हैं, सिर्फ आज हम करोजन में आयरन मेटल का ही केस पढ़ेंगे, बाकी और केसेस हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे आपका। ठीक है बेटा। तो हम आयरन का पढ़ रहे हैं। आयरन जब आपका मेटल आप ओपन एयर में रख देते हो, तो एयर में आपकी ऑक्सीजन होती है, साथ के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो आपका क्या होता है, आयरन जो है रिएक्ट करता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया, ऑक्सीजन के साथ के साथ वाटर कंटेंट के साथ रिएक्ट करता है, और आपका जो बनता है वो आपका वाटर कंटेंट के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ मैंने आपका X बेटा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। तो वहां पे जो आपका सब्सटेंस बनेगा वो आपका बनेगा 2Fe2O3 इंटू XH2O। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड हमने क्यों कहा है, क्योंकि इस सब्सटेंस के साथ, इस केमिकल सब्सटेंस के साथ
क्या ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया, इसलिए हाइड्रेटेड। जैसे आप कहते हो कि गर्मी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपका कि आपकी बॉडी में से वाटर निकलना, उस प्रोसेस को आप कहते हो डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए आप कहोगे हाइड्रेटेड। ठीक है, तो हमने इस सब्सटेंस को हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है, थर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या मैं कहूँ इस पे जो चार्ज होता है वो +3 चार्ज होता है इस आयरन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको आप रस्ट भी बोलते हो। तो यहाँ से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस रिएक्शन का, कि आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन आपको शो करनी है या फिर रस्ट का आपको फॉर्मूला बताना है। तो रस्ट जो बनता है उसका फॉर्मूला ये है, और उसको आप केमिकली क्या कहते हो, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपकी करोजन की। करोजन आपके हर मेटल में ऑकर हो सकता है। जब भी आप मेटल के सरफेस को, या मैं कहूँ मेटल को एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो हमेशा करोजन होगा, बट आयरन के केस में हम करोजन को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आपके जो सेकेंड इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी आपकी क्या होती है, रेंसिडिटी बेटा एक ऐसी कंडीशन होती है, मान लो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऑयली चीज बना रहे हो या जिसमें कुछ फैट हो, जैसे आप लड्डू ही बना रहे हो, किसी भी चीज के लड्डू बना रहे हो और आपने उस लड्डू को काफी दिनों तक रख दिया है, तो थोड़े दिन बाद आफ्टर 15 डेज या मैं कहूँ आफ्टर 1 मंथ आपके उन लड्डुओं में स्मेल हो जाती है। क्यों हो जाती है, कुछ अनप्लेजेंट स्मेल आती है, साथ के साथ आपका क्या होता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा अजीब सा उसमें टेस्ट भी आने लगता है। ये किसके कारण होता है, ये कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन को आप बोलते हो रेंसिडिटी। क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। और वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट खराब हो गया, उस सब्सटेंस को आप बोलोगे वो सब्सटेंस रेंसिड हो गया है। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप बोलोगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है बेटा, एक ऐसी कंडीशन है जो कब होती है, ऐसी कंडीशन जो कि प्रोड्यूस होती है, जो कब पैदा होती है, जब आपका एरियल ऑक्सीडेशन होता है किसी भी फैट या फिर ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी कि मैं अगर आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो रेंसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका कोई भी फूड आइटम जिसमें फैट हो, ऑयल हो, उसमें क्या हो, कुछ एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कि एयर के वजह से, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एयर की वजह से उस फूड में आपका, कौन से फूड में, जिसमें नॉर्मली फूड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे फूड की बात कर रही हूँ जिसमें आपका ऑयल हो या फिर फैट हो। तो एक ऐसी कंडीशन जो कि कब पैदा होती है, जब आपके फूड में कुछ ऑक्सीडेशन हो जाए, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, और उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाए, क्या दिखे आपको, अनप्लेजेंट स्मेल दिखे, साथ के साथ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए, उस कंडीशन को आप कहते हो रेंसिडिटी। यानी कि रेंसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि कब उत्पन्न होती है, जब आपका फैट कंटेनिंग फूड या मैं कहूँ ऑयल कंटेनिंग फूड का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उस फूड की टेस्ट चेंज हो जाता है, साथ के साथ उसमें एक बैड स्मेल, जिसको आप कहते हो अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाती है। तो उस कंडीशन को, फूड की उस कंडीशन को आप कहोगे रेंसिडिटी। ये सेम आपकी करोजन की तरह ही है, करोजन आपका मेटल में होता है बट रेंसिडिटी आपकी फूड में होती है। करोजन में क्या होता है, जब आप मेटल को एयर के कांटेक्ट में रख देते हो तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है बेटा, मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो सेम इसमें भी यही है कि ऐसे फूड जिसमें ऑयल या फैट हो, जब आप उस फूड को एयर के कांटेक्ट में रख दोगे तो क्या होगा, उस फूड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो उस ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल उत्पन्न हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, साथ के साथ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि करोजन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे करोजन को प्रिवेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कोई लोहे की चीज है या फिर मैं कहूँ लोहे का दरवाजा है, उस पर जंग लग रहा है, बारिश के मौसम में मॉइस्चर है, एयर में ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में आपका जो आयरन का डोर है उस पर जंग लग रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको पेंट कर देते हो। ठीक है, या फिर मशीन का कोई पार्ट होता है उस पर जंग लगता है तो आप क्या करते हो, उसकी ग्रीसिंग कर देते हो, ग्रीस लगा देते हो। तो ये दो प्रोसेस है जिनकी वजह से आप करोजन
को प्रिवेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो पहला जो मेथड है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का वो क्या है कि उस फूड में आप जिस फूड में आपकी क्या हुई है रेंसिडिटी हुई है उसको आप कम रेंसिड या फिर रेंसिडिटी रिड्यूस कैसे कर सकते हो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आप जब किसी फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, नाम जैसे एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये ऑक्सीडेशन को कम करता है, ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता है, फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है। ठीक है, तो जब आप फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे तो रेंसिडिटी वहां नहीं होगी या मैं कहूं कि वहां कम होगी। तो कौन कौन से आप नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हो। फर्स्ट वन इज BHA जो कि आपका होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंटीसोल, और सेकेंड जो आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हो वो आपका है BHT दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, तो ये आप दो एंटीऑक्सीडेंट यूज करके आप अपने ऑयल कंटेनिंग फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हो। सेकेंड जो मेथड आपका प्रिवेंटिव मेथड है वो है बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जब आप फैट या फिर किसी ऑयल कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक करते हो तब भी वो रेंसिड नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो अनरिएक्टिव होती है या मैं कहूँ वो लेस रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन नहीं शो करती फूड के साथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आपके चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स या कुरकुरे जो होते हैं उनके पैकेट्स में बहुत सारी हवा भरी होती है। ठीक है, बहुत टाइट टाइट आपको लगते हैं, फुले फुले हुए होते हैं, बाकी उसमें फूड कंटेंट कम ही होता है। तो आपके जो चिप्स है या कुरकुरे हैं वो क्या है, ऑयल कंटेनिंग फूड ही है। तो वो आपने देखा होगा कि आपके चिप्स कुरकुरे काफी दिन तक आपके दुकानों में रहते हैं पर फिर भी उनमें स्मेल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उन पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है, उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस फूड के अगर सराउंड में होगी तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। आपका मान लो ये कुरकुरे है, आपका मान लो ये आपके कुरकुरे ऐसे हैं और ये आपका पैकेट है, तो जब इसमें आपकी ये क्या होगी, नाइट्रोजन जब गैस होगी इसमें N2 गैस होगी तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को आने नहीं देगी और फूड को सराउंड करके रखेगी। और नाइट्रोजन गैस खुद अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए फूड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। इसीलिए ऑयल कंटेनिंग फूड को आप अगर पैक करो नाइट्रोजन गैस के साथ तब भी उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। अगर हम थर्ड प्रिवेंटिव मेथड देखें तो देखो आप रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हो यानी कि कम कर सकते हो। कैसे, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जब आप फूड को, ऑयल कंटेनिंग फूड को या फैट कंटेनिंग फूड को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो यानी कि फ्रिज में रखते हो तो भी आपकी रेंसिडिटी जो होती है कम होती है। क्यों कम होती है बेटा, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण वो रेंसिडिटी को भी डिक्रीज कर देता है। इसीलिए अगर आपको फूड स्टोर करना है, आपके पास नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। फोर्थ अगर हम प्रिवेंटिव मेथड देखें तो वो आपका क्या है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर आप अपना फूड को, ऑयल कंटेनिंग फूड को एयर टाइट कंटेनर में बंद करते हो, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हो, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें अंदर हवा ना जा सके, जिसका ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट हो, एयर टाइट हो, उसमें अगर आप स्टोर करते हो तो भी आपकी रेंसिडिटी नहीं होगी या मैं कहूँ बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि जब आप एयर टाइट कंटेनर में अपना फूड स्टोर करोगे तो वहाँ एयर नहीं आ पाएगी, वहाँ कोई जगह नहीं होगी, उस कंटेनर के एयर अंदर नहीं घुस पाएगी, तो आपका जो फूड होगा वो प्रिवेंट रहेगा रेंसिडिटी से। लास्ट और फाइनल अगर हम रेंसिडिटी का प्रिवेंटिव मेथड देखें तो वो है आपका बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर आप अपना फूड को लाइट से अलग, मतलब लाइट की प्रेजेंस में स्टोर नहीं करते हो, डार्क प्लेसेस में स्टोर करते हो, तब भी आपका क्या होगा, आपकी फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं आपके फूड की का रेंसिडिटी नहीं होगी या फूड आपका रेंसिड नहीं बनेगा। तो
आज हमने पढ़ा आपके करोजन क्या होता है, करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, आयरन के केस में करोजन को रस्टिंग कहते हैं। साथ ही साथ हमने रेंसिडिटी पढ़ी, रेंसिडिटी आपकी क्या होती है और रेंसिडिटी के कुछ प्रिवेंटिव मेजर पढ़े। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।